पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने दूसरा ओपिनियन पोल किया है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 117 सीटों पर हुए इस सर्वे में 9,360 लोगों से आमने सामने बात की गई है। सर्वे 15 से 23 फरवरी के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2.5% तक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मास्टर स्ट्रोक नहीं, मास्टर स्ट्रोक में सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का। जी हां, ये ओपिनियन पोल है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले दौर की वोटिंग होनी है। वोटिंग से 19 दिन पहले एबीपी न्यूज ने पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल किया है। हमारे चैनल के लिए ये ओपिनियन पोल सीएनएक्स ने किया है। क्या है बंगाल का मूड, क्या कहते हैं बंगाल के लोग, ममता वापसी करेंगी या फिर बीजेपी आने वाली है, क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन किसी तरह का कोई कमाल करता है, इन तमाम सवालों को जो आपके जहन में इस बार चल रहे हैं चुनावों को लेकर, ओपिनियन पोल में इसके जवाब मिलेंगे। एक एक करके हम तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद है। सीएनएक्स के डायरेक्टर भावेश झा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अभय दुबे जी भी माफ कीजिएगा, अभय जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान हैं। आंकड़ों को पेश करने के लिए मेरी सहयोगी रोमाना इस्सार खान भी डेटा सेंटर से मौजूद है। तो शुरू करते हैं ओपिनियन पोल और सबसे पहले आंकड़ों के लिए डेटा सेंटर में चलते हैं रोमाना के पास। शुक्रिया रूबिका। तो आइए शुरू करते हैं। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके आंकड़े दिखाने का सिलसिला सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये जो सर्वे है इसे किसे कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। ये सबसे पहला आंकड़ा वोट शेयर का आंकड़ा, आप इसे समझ सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं कहां खड़ी हूं, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी, और यहां पर ये अलग अंदाज में हम आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। किसे कितने फीसदी वोट आप देख सकते हैं। इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 42% वोट शेयर, बीजेपी के खाते में 34% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 19% वोट शेयर, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त का जो आप देख रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि सीटों का आपको इंतजार होगा, वो आंकड़ा आएगा आपके सामने आगे, लेकिन इस वक्त वोट प्रतिशत के हिसाब से ये बड़ा आंकड़ा आपने देखा। अच्छा, ये समझना होगा आपको कि जो वोट प्रतिशत है उसमें बदलाव किस तरीके से हो रहा है। अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो तस्वीर आपके सामने और साफ हो जाएगी। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आप देख सकते हैं, हम आपको आज के पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। 15 फरवरी को क्या स्थिति थी ये मैं आपको बता रही हूं और अंतर आपको बताऊंगी। टीएमसी 15 फरवरी 41.09% वोट शेयर उसके खाते में जा रहा था, जो आज के पोल में बहुत मामूली बढ़त 0.44% की बढ़त के साथ आंकड़ा पहुंच गया है 41.53% पर। तो टीएमसी को मामूली बढ़त 15 फरवरी के मुकाबले। अच्छा, बीजेपी को आप देख सकते हैं कि अंतर बीजेपी का 15 फरवरी के पोल के मुकाबले आज जो हम पोल का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी को -3% नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज के पोल में 34% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है। 15 फरवरी को बीजेपी के खाते में 37% वोट शेयर जा रहा था। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को अभी 19% वोट शेयर मिल रहा है। पिछली बार 15 फरवरी को 17% वोट शेयर मिल रहा था। मतलब लेफ्ट कांग्रेस को यहां पर 2% का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में आज 4.59% वोट शेयर। पिछली बार 15 फरवरी को यह आंकड़ा वोट शेयर का 5.13% था। मतलब मामूली अंतर घटा है अन्य के खाते में वोट शेयर का। तो इस तरीके से ये एक तस्वीर जो आज के पोल के आंकड़े और 15 फरवरी के पोल के आंकड़ों के मुकाबले आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और समझिए इन आंकड़ों को। 2016 के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत का आंकड़ा मैं आपको दिखाती हूं। टीएमसी को 2016 विधानसभा चुनाव में 44.91% वोट शेयर मिला था और अभी पोल ये बता रहा है 41.53% वोट शेयर टीएमसी के खाते में जा रहा है। तो मतलब 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस वक्त टीएमसी को 3.38% का नुकसान हो रहा है।
तो ये नुकसान जो टीएमसी को हो रहा है 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले, क्योंकि तब टीएमसी का वोट शेयर करीब 45% था, जो इस वक्त करीब 42% है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को देख सकते हैं आप, यहां पर जबरदस्त बढ़त मिल रही है। 2016 के वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी के खाते में 10% वोट गए थे, जो अभी बढ़कर 34% पर दिखा रहा है ये पोल। मतलब सीधे सीधे 24% वोट शेयर का फायदा बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस को 2016 विधानसभा चुनाव में 38% वोट शेयर मिला था, जो अभी के पोल के हिसाब से 19% पर सिमट रहा है। मतलब करीब करीब 19% के आसपास का ये नुकसान अन्य के खाते में भी आप देख रहे हैं। 2016 विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहां पर 2.40% का नुकसान अन्य को भी होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हुई 2016 विधानसभा चुनाव की बात। आगे बढ़ते हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये वोट प्रतिशत जो आज के पोल में पार्टीज के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, जरा इसके फर्क और इसके अंतर को समझिए। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव अगर उसे विधानसभा में आप कन्वर्ट करें तो टीएमसी के खाते में 43.28% वोट शेयर गया था 2019 लोकसभा में, जो आज का पोल कह रहा है कि घटकर 41.53% पर है। मतलब टीएमसी को यहां पर नुकसान हो रहा है 1.75% वोट का। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की बात कर लेते हैं। 2019 जिसमें बीजेपी जो लक्ष्य लेकर चली थी कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ, तो 2019 में बीजेपी को बढ़त मिली थी। यहां पर बीजेपी का वोट शेयर 40% पहुंच गया था, जो आज के पोल के हिसाब से 34% पर है। मतलब यहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 6% वोट शेयर का। अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बाद ये लेफ्ट कांग्रेस का आंकड़ा आपके सामने है। 2019 लोकसभा के नतीजों के हिसाब से लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 13% वोट शेयर गया था, जो अभी इस ओपिनियन पोल में 19% दिख रहा है। मतलब यहां पर करीब 6% की बढ़त लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में वोट शेयर के हिसाब से। तो ये वोट शेयर की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपने देखी। लेकर चलते हैं आपको अब स्टूडियो रूबिका के पास। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हमें दिखाने के लिए। तो सीएनएक्स की तरफ से जो ये ओपिनियन पोल किया गया है, इसकी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये ओपिनियन पोल जब किया जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ कोई रैली नहीं हुई थी। ये ओपिनियन पोल जब किया जा रहा था तब वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस की जो बड़ी ब्रिगेड मैदान में रैली हुई थी, जहाँ पर सारे नेता एक एक करके ऊपर आए थे। अधीर रंजन थोड़ा नाराज हो गए थे, तब ये ओपिनियन पोल नहीं हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती जो कि अब बीजेपी का नया और बड़ा चेहरा बन गए हैं, वो एंटर हुए उससे पहले का ये ओपिनियन पोल है। यानी अभी के जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं और क्या उससे चीजें बदली है, परिवर्तित हो रही है, ये उससे पहले का ओपिनियन पोल है। जैसा मैंने बताया, सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सीनियर विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक। हमारे साथ यहाँ पर जैसा मैंने बताया CNX के डायरेक्टर भावेश झा भी मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुद्धो बनर्जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिज्जू दत्ता TMC के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भावेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आपने ये सर्वे किया है, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अंतर आपने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के वोट शेयर में, वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिखाया है। जो यहाँ आंकड़ा बता रहा है 41.53, आपका सर्वे वोट स्विंग जो हुआ है वो -1.75, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और बताते हुए दिख रही है। देखिए, पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, ये ओपिनियन पोल जो होता है वो उस दौर का जो मूड होता है उसको स्विंग करता है। आज क्या स्थिति है नोबडी नोज। आज जब हम करेंगे तो हो सकता है कुछ और रिजल्ट्स हो। जैसा आपने खुद ही बताया कि जब ये ओपिनियन पोल किया था उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का डेट निकाले हैं। TMC ने कैंडिडेट अनाउंस किया, BJP ने कैंडिडेट अनाउंस किया, कांग्रेस लेफ्ट का ISF के साथ गठबंधन हुआ है। तो हो सकता है कई सारे फैक्टर्स काम करें। हो सकता है आने वाले दिनों में ये डायनामिक्स जो रिजल्ट्स है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो TMC को जो कुछ फायदा दिखा पिछले फरवरी 15 के बाद से जो कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे उस टाइम में। जो प्राइस राइस जो थी उसके वजह से ममता बनर्जी की एग्रेसिव कैंपेन करी है ग्राउंड में, उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है TMC को, या बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका उसको कुछ फ़ायदा वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ
चेंज हो। ओके, लेकिन यहाँ पर प्लस 6.55 जो स्विंग वोट हुए हैं 2019 के बाद से, मतलब फायदा जो है, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लोकसभा में बीजेपी को वोट किया वो अब लेफ्ट और आईएनसी के अलायंस को वोट कर देंगे, क्योंकि वो जो स्विंग आप दिखा रहे हैं, जो फायदा दिखा रहे हैं, -6 देखिए पहली बात बीजेपी और +6 लेफ्ट प्लस कांग्रेस के अलायंस। पहली बात देखिए 2019 की जो इलेक्शन थी वो कम्प्लीटली टीएमसी वर्सेस बीजेपी थी। 2021 का इलेक्शन उसमें बहुत सारे जो सर्टेन पॉकेट है, सर्टेन रीजन है, स्पेशली जो साउथ ईस्ट बंगाल है, वहाँ पे टीएमसी लेफ्ट और आईएसएफ ने मिल के वहाँ पे अच्छा खासा इनका एग्जिस्टेंस है, और जो माइनॉरिटी पॉकेट्स है स्पेशली इन ब्लॉक्स में, उसमें एक अच्छा फाइट होगा। तो ये मान लेना कि पूरे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा, ये बेमानी होगा। अभी फिलहाल हो सकता है तीसरे दौर आते आते या चुनाव आते आते ऐसा हो जाए। क्या कहते हैं इस पर आप? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्विक रिएक्शन सब पर ले लेंगे फटाफट दो चीजें देखिए। बीजेपी, मैंने पहले भी आपके ओपिनियन पोल में कहा था, एक बड़े गेन की तरफ तो जरूर नजर आ रही, लेकिन 19 और आज को मैं ज्यादा कंपेयर नहीं करूंगा कि 2019 नरेंद्र मोदी का इलेक्शन था, तो वो स्थिति को अगर हम राष्ट्रीय तस्वीर से देखें तो अलग है। अब ये बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए बाकी फैक्टर्स भी उसमें जुड़ेंगे। तो ये जो भावेश शाह कह रहे हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि वो मोदी का इलेक्शन था, 300 सीट से ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर जीत के आ रहे हैं, तो वो एक अलग डायनामिक्स जो है वो पॉलिटिक्स की दर्शाता है। लोकल इलेक्शन जब हो रहे हैं, यानी कि असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर लेफ्ट भी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं अपनी तो खोई हुई जमीन वो वापस हासिल कर ले। ब्रॉड पिक्चर अभी भी मेरे लिए बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी है। ओके, अभय जी क्विक रिएक्शन। सारा खेल 6% वोटों का जो भवेश जी ने आंकड़े पेश किए हैं वो 6% वोटों का है। भाजपा के खाते से जो लोकसभा चुनाव मिले थे 6% वोट कांग्रेस और माकपा का जो मोर्चा है उधर जा रहे हैं। इससे इन आंकड़ों के मुताबिक, मैं सिर्फ इन आंकड़ों पर बोल रहा हूं, आगे भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। इन आंकड़ों के मुताबिक ये चुनाव त्रिकोणात्मक होने जा रहा है। अगर ये आंकड़े इसी तरह चलते रहे तो ये त्रिकोणात्मक हो जाएगा। अगर त्रिकोणात्मक होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान होगा। उसकी एक वजह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो वोट तेजी के साथ बढ़े थे, बहुत बड़ा उछाल आया था, वो 40% पे पहुंच गई थी। वो बहुत सारा वोट सीपीएम और कांग्रेस का वोट था जो भाजपा में गया था। उनके स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने कुछ वोट तो बाकायदा योजना पूर्वक भाजपा में शिफ्ट कराया गया था वोट, ताकि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंच सके। अब वो गठजोड़ अपने उन वोटों को वापस लेने के लिए अभियान चला रहा है, और वो कुछ वोट इस सर्वे के मुताबिक वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सुधांशु जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज कर रहे हैं। जिस समय चुनाव घोषित नहीं थे, मोदी जी की रैली नहीं, और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जी ने तब तक भवानीपुर सीट नहीं छोड़ी। जो आईएसएफ के साथ अलायंस है ये मेच्योर नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी इतने परिवर्तन हो गए। और जो आप कहा कि विपुल चक्रवर्ती आ गए, त्रिवेदी ऑफिसरी आ गए, तिवारी को छोड़ दिया, बहुत सारे परिवर्तन हुए। परंतु मैं यहाँ पर अभिज्ञान की और अभय दुबे जी के विश्लेषण से थोड़ा सा असहमत व्यक्त करता हूँ। पहली बात, अभिज्ञान जी ने कहा कि 2019 का चुनाव जो था मोदी जी के नाम पे था, इसके लोगों ने दिया। मेरा ये मानना है 2019 से पहले ये माना जाता था हम तो कोई महत्वपूर्ण दल नहीं है बंगाल, इवन नॉट ए फोर्स टू टेकन बेस। अब हम हो गए कि हम लड़ाई में है। जैसे याद करके 1989 में हम जब 86 से जीते, जिसमें 17 से जीते, 91 में सरकार बनाई, 2014 और 17 में थे, उससे पहले हमारे यहाँ तो लड़ाई में नहीं है। तो ये मैं एडवांटेज मानता हूँ। दूसरा, जो अभय ने कहा कि यदि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस मजबूत होगा तो वोट भाजपा का कम होगा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ जो वोट लेके जाएगा वो भाजपा का वोट लेके जाएगा या ममता जी का वोट लेके जाएगा? यदि पॉजिटिव वोट लेके जाएगा और निगेटिव माने, यानी उनके वोट की प्रतिक्रिया में कोई वोट जाएगा, तो वो ममता जी की पार्टी में जाएगा या भाजपा में जाएगा? ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बहुत सहजता से अनुमान लगा सकता है। इसलिए उनके विश्लेषण से मैं सहमत नहीं। और आज के सर्वे से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और बड़ी प्रतिहार बात, जो इन्होंने कहा कि 2019 में लेफ्ट और कांग्रेस ने अपना वोट टीएमसी को ट्रांसफर कराया, भाजपा को ट्रांसफर कराया,
हाँ। टीएमसी हाथ है। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय दल अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कराएंगे क्षेत्रीय दल। इससे मेरा ये मानना है। सुधांशु जी, ये जो विश्लेषण है, आपने इस विश्लेषण पर सवाल उठाए। दो लोगों ने इस वक्त विश्लेषण इसका किया था। मैं चाहूंगी कि दोनों अपने अपने तरफ से जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हमने रीजन वाइज भी इस पूरे पश्चिम बंगाल को हमने अलग अलग रीजन में बांटा, वहां के लोगों से बातचीत की। अब शुरुआत पहले रीजन से करना चाहेंगे, ग्रेटर कोलकाता के आसपास के इलाके से। मेरी सहयोगी रोमाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। वो हमें ये बता रही है कि जब ये सर्वे हुआ तो लोगों का क्या कुछ कहना था। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कुल यहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस ग्रेटर कोलकाता रीजन की 35 सीटें आती है। टीएमसी को यहाँ पर कितने सीटें मिल रही है, लेफ्ट और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है, और बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत है, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जानने के लिए रोमाना का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो ग्रेटर कोलकाता वाला रीजन है, देखिए जो कुल 294 बंगाल में विधानसभा सीटें, उसमें सबसे कम सीटें इसी ग्रेटर कोलकाता में आती हैं। लेकिन आपको समझना ये होगा कि काफी अर्बन ये इलाका है और इस इलाके में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बड़ा दबदबा। 35 सीटों में से टीएमसी के खाते में 21 से 27 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी लेकिन बढ़त बनाते हुए 8 से 14 सीटों पर, कांग्रेस लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा, अन्य के खाते में 0 सीट आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर टीएमसी का दबदबा यहां पर कायम रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी भी 8 से 14 सीटों पर यहां टीएमसी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। रूबिका, तो कुल सीटें 35 और आपने देखा कि यहां पर अगर कोई दबदबा बनाता हुआ नजर आ रहा है ग्रेटर कोलकाता में, टीएमसी को 21 से 27 सीटें जो है वो मिल रही है, बीजेपी को 8 से 14 सीटें यहां पर मिल रही है इस सर्वे के मुताबिक। हाँ भाई, रीजन क्या है भावेश? देखिए, बंगाल जो रीजन वाइज हमने बांटा है उसमें आप देखोगे तो 35 एक्सट्रीमली अर्बन सीटें हैं और टोटल 75 सेमी अर्बन और अर्बन सीटें हैं। 2019 में या बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वहाँ पे बीजेपी रूरल पार्टी है, रूरल में उसका बेस बहुत मजबूत है और शायद जो उसका जो सोशल इकोनॉमिक सोशल जो इक्वेशन है वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी को लेके वो रूरल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अर्बन में जो फॉरवर्ड क्लास वोट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। वहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग तरह का फाइट चल रहा है वहाँ पे, फॉरवर्ड क्लास वर्सेस ओबीसी वर्सेस एससी एसटी ऐसा चल रहा है। हाँ। जिस वजह से बीजेपी वहाँ पे अर्बन में 2019 में भी अच्छा नहीं कर पाई थी। 2019 में सिर्फ 5 विधानसभा में लीड कर रही थी। इस बार थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है जरूर, लेकिन अभी भी वहां पिछड़ी हुई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रूरल में दबदबा इतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी का है, अर्बन में कम है। सुधांशु जी, लेकिन जो कहा जा रहा था वो तो ये कहा जा रहा था कि दीदी को सीट इसीलिए बदलनी पड़ गई है क्योंकि आप लोगों का दबदबा वहां पर ज्यादा जा रहा है अर्बन में। रूबिका जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप सर्वे में जो दिख रहा है या सत्य होता और यह फीडबैक होता आपका की गवर्नमेंट के पास, तो ममता जी कभी भवानीपुर नहीं बदल। भवानीपुर में वो अपना पूरी हार गई थी अपनी विधानसभा। और आप एक और बात समझिए, उन्होंने जो बहुत ज्यादा अंदरूनी बाहरी वाला स्टैंड लिया है, तो कोलकाता का तो पुराना इतिहास तो कॉस्मोपॉलिटन रहा है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो उसमें बहुत सारा ऐसा वोट है 80 का भी संख्या में 30 से 35% जो कि ओरिजिनल बंगाली वोटर नहीं है। तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि ये वोटर मेरे पूरे अगेंस्ट में चला जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो हालात दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, रीजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रीजू दत्ता जी, भद्रलोक को दीदी पसंद है तो फिर भवानीपुर छोड़ा क्यों? पहले तो रूबिका जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और नारी दिवस का बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए, मैंने सारे आंकड़े सुने अभी तक। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि 2016 विधानसभा, 2019 लोकसभा, सारे आंकड़े आप देखेंगे तो टीएमसी का एवरेज वोट शेयर परसेंटेज 42% है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और किसी एक प्रवक्ता ने कहा, जो मैंने सुना, बहुत सही कहा कि लोकसभा में जो बीजेपी को बढ़त मिला था क्योंकि वहां पर मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं था, वो मिला था क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर गिर के 11% में सीमित हो गया था। तो सारे बाम अभी राम बन गए थे।
तो अभी जब विधानसभा का इलेक्शन है तो बीजेपी का ममता बनर्जी के सामने खड़ा होने लायक कोई चेहरा नहीं है। और ये बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की जनता का, बंगाल की धरती का इलेक्शन है। यहां का लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली अलग है। और अगर कांग्रेस और सीपीएम अपना वोट शेयर बढ़ाती है तो नुकसान टीएमसी को नहीं होगा, नुकसान बीजेपी को होगा। और सुधांशु जी को भवानीपुर सीट के लिए मैं इतना बोलना चाहता हूं कि सुधांशु जी, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने अकेला सीपीएम को भगाया था। वो फ्रंट फुट में बैटिंग करती है और उसके लिए उनको स्टेडियम भी अपने नाम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए 18 जनवरी को वो उन्होंने बोल दिया था कि आप लोग जो अपना गढ़ मान रहे हो नंदीग्राम को, हम वहीं से कंटेस्ट करेंगे। और अपना सीट जहां से वो 4 बार जीत चुकी है वो किसी और को उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम जंग आपके पास लेके गए हैं, आप जवाब दीजिए। हमने तो अपना 291 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया, आप लोगों ने तो पहला 2 कैंडिडेट 2 फेज का भी पूरा लिस्ट नहीं निकाला। चलिए, हमारे बहुत बीजेपी को हमने एमएलए को टिकट नहीं दिया। ओके, जवाब देंगे सुधांशु जी, जवाब देंगे। बिना कुछ देखे भर्ती कर रहे हैं, दत्ता जी आप लिस्ट निकाल देंगे। दत्ता जी जवाब देंगे, आपकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट हाथ भी उठा लिया है, लेकिन उससे पहले चूंकि आज ओपिनियन पोल का भी वक्त है, हम बहस तो करते रहेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगला जो रीजन है वो उत्तर बंगाल रीजन है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, मालदा, इसके साथ 8 जिले जिनकी कुल सीटें हैं 56। यहाँ पर क्या इरादा है रहने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों का? किसको देंगे सीटें, किसको करेंगे मतदान, ये जानने के लिए रोमाना का रुख करते हैं। रोमाना, तो ओपिनियन पोल का सर्वे ये बताता है कि ये उत्तर बंगाल का वो इलाका जहां पर बीजेपी ने खासी इनरोड्स बनाई हैं। 2019 लोकसभा के अगर आप नतीजे देखेंगे तो करीब करीब लोकसभा सीटों पे यहां बीजेपी की तरफ से क्लीन स्वीप किया गया। और अब इन 56 सीटों का ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी को जबरदस्त बढ़त, 56 में से 29 से 35 बीजेपी जीत सकती है। उत्तर बंगाल के इलाके में टीएमसी 12 से 18 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में इस इलाके से 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि 2 लोकसभा सीटें जो कांग्रेस के खाते में है वो इसी उत्तर बंगाल वाले इलाके से है। तो कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां से 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 से 3 सीट। रुबिका, बीजेपी ने इनरोड्स बनाए, रोमाना ने कहा, और यहाँ सीटों में दिखता हुआ नजर आ रहा है वो सब कुछ। मेरे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सुधो बनर्जी, मैं चाहती हूँ एक रिमार्क आप भी दे दें। सबसे पहले आपको दोबारा से सारे महिला दर्शकों को नारी दिवस की दिली शुभकामनाएं। जी सर। सबसे पहली बात जो है कि जो बात आप हमेशा कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को जोड़ के देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का कोई संपर्क नहीं। इसका जीता जागता सबूत तो बिहार है। और दिल्ली में सुधांशु जी को याद दिलाना नहीं चाहता हूं, वो खुद दिल्ली प्रदेश बीजेपी के काफी बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप देखेंगे जो प्रादेशिक चुनाव है, मोदी जी 2019 से जीतने से पहले और उसके बाद भी मोदी जी लगातार जीत भी गए तो फोटो फिनिश है। 2017 यूपी इलेक्शन के बाद उन्होंने ठीक ठाक जीत अभी तक हासिल नहीं की। उसका वजह क्या है? न मुद्दे, जो निजी मुद्दे हैं। क्या जितना भी सुधांशु जैसी मेरुकरण के राजनीति की कोशिश कर ले, लेकिन भाजपा को 2019 पे जो सफलता मिली थी उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि 2018 में जो पंचायत चुनाव में बिल्कुल वोटिंग लूट कर लिया गया था, भयानक हिंसा हुआ था टीएमसी द्वारा। एक तो उसका बदला था, दूसरी बात है वाम और कांग्रेस के अंदर गठबंधन नहीं हुआ था। अभी मैं उत्तर बंगाल से शुरू करता हूं, जहां पे आपने मालदा मुशीराबाद की बात लाए हैं। आप देखिए, मालदा मुशीराबाद दिनाजपुर वो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझे बोलने दीजिए। लेकिन मेरा आज आपके बोलने का दिन कम है, आंकड़ों के बोलने का दिन ज्यादा है, और इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ कि आपको बोलने के लिए कुछ ही वक्त मैं दे पाऊंगी। वो ब्रैकेट है मेरे पास, क्योंकि आंकड़ों को बोलना है। जैसे दक्षिण पूर्व बंगाल का जो रीजन है, वहां 84 सीटें हैं कुल मिलाकर। मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की ये सीटें हैं। अब दक्षिण पूर्व बंगाल रीजन के आंकड़े क्या कह रहे हैं सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल में, रोमाना से सुनते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व बंगाल का जो इलाका है वो सिर्फ दीदी नहीं बल्कि भतीजे की साख से जुड़ा हुआ भी इलाका। और ऐसे में इस इलाके की ये जो 84 सीटें हैं, इसमें देख सकते हैं आप टीएमसी को जबरदस्त बढ़त, 54 से 60 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती हैं इस इलाके से। बीजेपी को यहां पर झटका लग रहा है, महज 7 से 13 सीटों पर ही बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को इस इलाके से कुछ फायदा मिलता हुआ 14 से 20 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रूबिका, ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस इलाके से।
भाई ये इलाके में तो क्लीन स्वीप करती हुई टीएमसी दिख रही है अभय जी। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक ये दक्षिण पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा 119 सीटें इस इलाके से आती हैं और समझिए जरा किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल की जो सियासी तस्वीर है उसे बदलने का मादा रखती है, क्योंकि इस इलाके में बराबरी की टक्कर पर टीएमसी और बीजेपी नजर आ रहे हैं। टीएमसी के खाते में जहां पर 60 से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 51 से 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेफ्ट और कांग्रेस महज 1 से 3 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 119 सीटों में से अन्य शून्य पर हैं। तो कुल मिलाकर ये बेहद निर्णायक पूरा का पूरा इलाका बनता हुआ नजर आ रहा है, दक्षिण पश्चिम बंगाल का इलाका, जहां से सबसे ज्यादा 119 सीटें आती हैं। और ऐसे में वो फाइनल आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था, कुल 294 सीटें टीएमसी, 154 से 164 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, बीजेपी के खाते में 102 से 112 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट 22 से 30 तक सिमटती हुई, अन्य 1 से 3। कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर यही है कि ममता बनर्जी की वापसी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल सीएनएक्स के आज के इस ओपिनियन पोल के मुकाबले। मतलब तीसरी बार बंगाल में ममता सरकार, यही कह रहा है सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। रुपिका, तो रोमाना ये बिग पिक्चर है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अगर इन टोटलिटी सारे रीजन्स को मिलाकर देख लिया जाए तो टीएमसी की सरकार दोबारा बनती हुई दिख रही है। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक 154 से 164 सीटें टीएमसी को मिल सकती है। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 102 से 112 सीटें पाकर, और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 22 से 30 सीटें अपने नाम कर सकता है। मैं फिर आपको ये बता दूं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर, ये ओपिनियन पोल तब का है जब वहां पर आखिरी दौर की हलचल शुरू नहीं हुई थी। यानी तब ब्रिगेड मैदान में ना तो ये कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की रैली हुई थी, ना उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होके ऐलान हुआ था टीएमसी की तरफ से, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। तो क्या अब ये तस्वीर बदल सकती है? मैं क्विक आप सबसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुधांशु जी, 154 से 164 टीएमसी की पार्टी दिख रही है। देखिए, जो परिस्थितियां इस बीच में बदली है उसमें अभी आगे देखेगा और क्या बदलाव होगा। जैसे कि अभी ऋतु दत्ता जी कह रहे थे कि ममता जी बहुत फ्रंट फुट पे खेलती हैं, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलती है, और मैंने उनको ध्यान में नहीं रहता कि कब उनके विकेट उखड़ गए। मतलब राजीव बनर्जी से लेकर वैशाली दालकिया से लेकर दिनेश त्रिवेदी से लेकर शुभेंदु अधिकारी और विकेट सभी बारी बारी। अब एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए सर्वे की जब हम बात करते हैं, किसी भी स्टेट का आप उठा के देख लीजिए, जब बहुत छोटी पार्टी बहुत तेजी से ऊपर उठती है तो उसका सही असेसमेंट आज तक नहीं हो पाया है। हम 3 सीटों की पार्टी, लोकसभा में किसी ने असेस नहीं किया था, हमारे 18 सीटें आ रही। आम आदमी पार्टी जब बहुत किसी ने 28 सीटें असेस नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव लड़े तब 180-200 बता देते, 300 किसी ने असेस नहीं किया था। अभिज्ञान जी और अभय दुबे जी को याद होगा 91 में तब कहते थे बीजेपी की 80-100 सीटें आएंगी, 221 किसी ने असेस नहीं किया था। क्योंकि जब ये राइज होता है तो वो राइज बहुत फिनोमिनल होता है और वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक बात और अंत में एक सेंटेंस कह देता हूँ। अभी हमारे टीएमसी के मित्र और कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हम लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, तो बदरुद्दीन अजमल के साथ आसाम में आप, आईएसएफ के साथ बंगाल में आप, मुस्लिम लीग के साथ केरल में आप, और हम पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की करते हैं। और अंत में एक बात की और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ममता जी ने, ठीक है सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं, आप सूडो सेक्युलरिज्म का जो आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कांग्रेस के एक बात और 10 सेकंड। आज महिला दिवस है तो मैं भी इन दोनों पार्टियों को, जिसकी महिला अध्यक्षा रही है, ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाले और एक तलाकशुदा महिला को 120-80 रुपया महीने के मुआवजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन संसद ने पलटवारी दोनों पार्टियों पर देता हूं। ओके, सुधू जी जवाब पहले आप दीजिए। सबसे पहली बात है, आज तो लड़ाई का बात नहीं है, लड़ाई की बात नहीं, डिप्रेशन की बात है। मैं जब वो कह रहा था ये मालदा मुर्शिदाबाद जो है, दिनाजपुर जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वो आज तक उसमें कांग्रेस की दबदबा रही है, उसमें आईएसएफ का कोई चक्कर नहीं है। और जहां तक तुष्टीकरण की, आपसे जो नेहरूकरण की राजनीति की बात है, एक बात मत भूलिए, इस 15 और 23 फरवरी के दौरान देश में पेट्रोल की कीमतें और गैस सिलेंडर की कीमतें बिल्कुल ऊपर 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 जाती रही। ये धर्म की बात तो अलग है। तो ये सारी चीजें मुद्दों के अब आके देखेंगे तब आप समझेंगे आपका रुझान बिल्कुल सही है। या
अब ओके भाजपा बनर्जी, नीचे गिरती ओके बनर्जी जी। जाएगी और लेफ्ट एंड कांग्रेस ऊपर जाती रहेगी। हाँ, आप ये कह रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस ऊपर जाने वाली है, लेकिन मंच पर जब ऊपर आए थे आप ही के वहां प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके साथ क्या हुआ था वो बात आप भी जानते हैं। पहले आप लोग आपस में निपटारा कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी जी, है। हमारे सुधो जी, आपस में आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि आप उंगली उठा रहे हैं लेकिन आवाज आप ही की आ रही है। मैं ठीक करती हूँ फिर आती हूँ। रिजू जी जल्दी से क्विक रिएक्शन सर। देखिए, हाँ रूबिका जी, मैं जल्दी से इतना ही कहना चाहता हूं कि एक आंकड़ा आपने नहीं दिखाया इस इलेक्शन में जो बहुत अहम मुद्दा है बीजेपी का, वो है पीएम केयर का फंड का पैसा। वो आंकड़ा भी बहुत इलेक्शंस में काम आता है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि बंगाल अपनी बेटी ही चाहती है, क्योंकि इसी बंगाल की बेटी ने फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और फ्री राशन दिया है। तो हम खेलेंगे भी, हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। बीजेपी को 2016 से अच्छा रिजल्ट करेगी, ये मैं मानता हूं, पर बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना बहुत अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उनको पहले सोनार का गुजरात और सोनार का भारतवर्ष बनाना है। सोनार बांग्ला का तो सपना किसी का अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि सोनार बांग्ला हो, बीजेपी सोनार ना हो, ये अलग बात है, ये आप चाह सकते हैं। अभी क्या उनका जो सोनार बांग्ला है वो नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, अभी क्या फटाफट वक्त कम है रूबिका आपके पास। पहला पॉइंट, और बहुत स्पष्टता से राजनीतिक इतिहास आप जानते हैं, अभय जानते हैं, लेफ्ट कांग्रेस की कभी कोई नेचुरल अलायंस नहीं होती है, कन्वीनियंस की होती है, मौका परस्ती की होती है, एक दूसरे को समर्थन वो दे देते हैं। तो पहले ये याद रखिए कि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है लेफ्ट कांग्रेस की अलायंस, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पोल्स की मैं यहाँ पर अभी तक की तारीफ करना चाहूँगा, मैंने पिछली बार सुमित से भी कहा था, उसमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, और ये नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी एक नंबर के आसपास हैं। लेकिन इस बार का फर्क जो ये भावेश शाह जी की पोल में मुझे नज़र आ रहा है, वो बीजेपी का स्पष्टतः 100 सीटों से ऊपर जाने का। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि 8 फेजेस का इलेक्शन है, पोलस्टर्स इसको ज़्यादा क्लोजली रीड करेंगे, लेकिन 8 चरणों के चुनाव में अगर बीजेपी यहां पर 100 सीटों के ऊपर नजर आ रही है, तो कोई परिवर्तन अगर और यहां से होने वाला है बीजेपी के फायदे के लिए, बीजेपी के नुकसान के लिए, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस से हमेशा बड़ा थोड़ा सा घबराया सा रहता हूं, क्योंकि ये नेचुरल एलाइज नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, और मैं सालों से इस बात को कह रहा हूं। ये अपॉर्चुनिटी के अलायंस है, सरकारें गिराई हैं, बनाई हैं, बड़ा लंबा इतिहास है, आज का नहीं। अबे जी देखिए, इस सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा केवल उत्तर बंगाल में चुनाव जीत रही है, बाकी सभी जगह चुनाव हार रही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अपना लोकसभा का जो वोट है 40%, उसको वो कायम करके दिखाए। दूसरी शर्त यह है कि उस वोट को थोड़ा बढ़ा के दिखाए। और तीसरी शर्त यह है कि कांग्रेस और माकपा का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ के वोटों को 7-8% पर ले आए, लगभग 5% पे ले आए, यानी बिल्कुल उसको सिफर कर दे। भाजपा ने 3 में से एक भी शर्त अगर पूरी करने में नाकाम रही तो वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए बहुत मुश्किल है। सुधांशु जी आधा सेकंड लूंगा प्लीज, सिर्फ रिपीट करूंगा अपनी बात को। 19 से बीजेपी हारी ज्यादा है, जीती कम है, इसीलिए मैं बार बार मोदी फैक्टर 2019 के लिए एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, अगर आप लोकसभा के इतिहास में, लोकसभा चुनाव के इतिहास और विधानसभा चुनाव के इतिहास की रोशनी में भाजपा के प्रदर्शन का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के अपवाद को छोड़कर या किसी एक और छोटे राज्य के अपवाद को छोड़कर भाजपा के लोकसभा के वोट हमेशा राज्यों की विधानसभा में आके 10 से 15% गिर जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि अपना पिछला प्रदर्शन वो कैसे दोहराएगी। लेकिन मैं आपकी 3 शर्तों को लेकर जरा सुधांशु जी के पास जाना चाहूंगी। भाई, तीनों में से एक भी आपने अगर नहीं पूरी की तो आपका सोनार बांग्ला का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, पहले तो मैं अभय जी की बात से कह दूं, हम आसाम, महाराष्ट्र, हरियाणा, हम 2014 के लोकसभा के बाद भी बहुत अच्छे मतों से आगे जीते थे। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए रिजू सत्ता जी ने एक बात कही थी ना कि बंगाल की बेटी चाहिए, बिल्कुल बंगाल की बेटी चाहिए, बंगाल को बुआ नहीं चाहिए। और एक बुआ और एक भतीजा, यूपी में क्या हुआ था हम लोग देख चुके हैं, यहाँ भी जनता बुआ भतीजा को पहचानती है। दूसरी बात, विज्ञान जी आपको याद होगा, जब मैं आपके पिछले वाले सर्वे के कार्यक्रम में था तो मैंने एक बात कही कि जैसा माहौल है बंगाल में, कई बार आदमी खुलकर अपनी बात कहने से हिचकता है। तो आपने कहा था आपका क्या मतलब कहने का ये हुआ कि लोग डर रहे हैं अपनी बात कहने में।
और आप अपने पिछले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग उठाइएगा। उसके बाद जब आप आसनसोल गए थे तो वहां पप्पू होटल के सामने बैठे हुए आपके संवाददाता ने कहा था, उससे लोगों ने क्या बोला, जी जो जिसके दिल में है वो है, अब समय कुछ हम बोलना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उस बात की भी अभिव्यक्ति थी, उस बिंदु को भी ध्यान रखना होगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको जवाब दिया था, इस बार भी दे दूं। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता। इस बार नए पोलस्टर है भावेश शाह साहब, इनसे पूछ लेते क्या लोग चुप हो रहे थे आपसे बोलने में या आपको राय देने में अपनी? सुधांशु जी ने पॉइंट पिछली बार भी रखा था। देखिए पोलस्टर के लिए आसनसोल में आपका यह व्यक्ति वो कह रहा था और मैंने इसीलिए लोकेशन भी बोली है, पप्पू होटल के सामने जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। भावेश जी उत्तर देंगे। क्या लोग बोल नहीं पा रहे थे जब आप लोगों ने राय लेने की कोशिश की सर्वे में? सुधांशु जी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं। पोस्टर का यही काम होता है कि लोगों के माइंड को रीड करना, बोले ना बोले आप उनको इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि वो समझ जाए। आपने सुधांशु जी सुन लीजिए, सुधांशु जी सुधांशु जी एक लाइन ओके, एक लाइन बस। अरे तब इस माहौल में आप हमें 110 दे रहे हैं तो आने दीजिए वोटिंग का दिन, जब रात है मत वाली तो सुबह का आनंद क्या होगा देखेंगे। ओके, व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क भावेश इज कि क्या लोगों के दिल में कुछ और है, और चूंकि वो इस तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, कौन जबरदस्ती की परेशानी मोल ले तो वो इजी आंसर दे देते हैं। क्या ऐसा है? सुधांशु जी पूछ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जून 2020 में हमने एक सर्वे किया था बंगाल में। वहाँ पे लगभग 10% ऐसे लोग थे जो डिसाइड नहीं किए थे या बोलना नहीं चाहते थे कि हम किसको वोट देंगे। अभी वो आंकड़ा बहुत कम हो गया, लगभग 2% के आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जो नहीं बताना चाहते। लेकिन ये कह देना कि लोग चुप हैं, नहीं बोलना चाहते या कुछ और बोल देते, ये गलत है, क्योंकि ये पोस्टर के लिए नाकामी, ये एक पोस्टर की नाकामी होगी यदि वो किसी के माइंड को नहीं पढ़ पाते। पर भावेश, फिर अगर ऐसा था तो फिर तो सारे पोल एकदम सटीक और बढ़िया हो जाने चाहिए थे। फिर तो जो आंकड़े आप बताते हैं वही आंकड़े बकायदा मतदान के बाद जो है रिजल्ट्स में दिखाई देने चाहिए थे। मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं। हम दिमाग के अंदर घुस के थोड़ी पता लगा सकते हैं कि कौन क्या चाहता है कौन नहीं। मैं इसका फिर क्लैरिफाई कर दूं, ये जो आंकड़े हैं ये 24 फरवरी तक के हैं। उसके बाद आपने खुद कहा बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो मैं ये तो नहीं कर रहा हूं कि ये रिजल्ट्स होंगे या नेक्स्ट जो हम पोल करेंगे ये हो सकता है कुछ और। इन 3 दिनों में जैसे कल ब्रिगेड मैदान की रैली हुई, ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी थी, तो क्या लगता है हमारे साथ यहाँ टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, आपको लगता है रिजू चीजें अब बदलेंगी और ज्यादा आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? मैं दोनों पार्टियों के लिहाज से पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको एकदम सीधा जवाब देता हूँ रूबिका जी। देखिए, मोदी जी का रैली हुआ, वो रैली में कितने लोग थे आपके बंगाली चैनल ने ही दिखाया, ड्रोन फुटेज देख लीजिएगा मैडम। देखिए, बात यह है कि डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल जो भी हो, असली मुद्दा जो है पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर 900 रुपए और बेरोजगारी। आज ममता बनर्जी फ्री में चावल दे रही है, पर उस चावल को उबालने के लिए 900 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल में 50% महिला वोट है, तो महिला जब किचन में जाती है चावल उबालने के लिए उनको 900 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और इस देश का हर एक निवासी जब पेट्रोल पंप जाता है वो क्या फूल बरसाते हैं बीजेपी को? तो ये मुद्दा है जिस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये तो नहीं बदला है। अगर मेहनत से फ्री का चावल दे का भी 2 रैलीज हुए हैं और आप लोग 900 रुपए का सिलेंडर देकर सब किए किराए पर पानी फेर रहे हैं। रूबिका जी, बाकायदा ये ऐलान और रिक्वेस्ट की जाती है कि ओवैसी यहाँ चुनाव न लड़े। वो महंगाई वाला वोट बांट रहे हैं कि सिलेंडर वाला बांट रहे हैं कि बेरोजगारी वाला बांट रहे हैं। और आईएसएफ से जो लेफ्ट और कांग्रेस अलाइंस कर रही है वो कौन से वोट के लिए कर रही मान्यवर? विकास का वोट कि बेरोजगारी का वोट? इसलिए सबको पता है कि दिखाने के लिए चावल चढ़ा रखा है, अंदर क्या है, दाल किसकी गलने वाली नहीं गलने वाली है, बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ रही। चेहरा कुछ और है, कुछ और। आप जी जवाब दीजिए। बता दीजिए ये लोग कौन सा वोट बांट रहे हैं, कि कौन सा वोट बांट रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा रूबिका जी
कि कोई भी दुनिया का मुद्दा आप उठा लीजिए, सिर्फ बीजेपी की प्रवक्ता जो भी आते हैं आपके पास, उनको 5 शब्दों पे रोक लगा दीजिए, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, बस इनका सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। आप महंगाई पे बात करेंगे, हिंदू मुसलमान, मैंने बोला गैस सिलेंडर, ये आ गए ISF पे, मैं बोलूंगा तेल का दाम, केरोसिन का दाम गरीब लोगों के लिए, ये बोलेंगे पाकिस्तान को जलाएंगे। क्या मतलब है इस बात तर्क का? सुधांशु जी, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। जो चावल वोटर का है, रंग गरीब आदमी सफेद जो है, महिला है, ममता उसकी बात बनर्जी कीजिए। वो चावल मुफ्त में दे रही है, आप चावल को भगवा और हरे में क्यों बांट रहे हैं? हम तो नहीं बांट रहे हैं रूबिका जी। जब हमने 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान नवंबर के महीने तक दिया, हमने कभी कहा कि हम हिंदू को दे रहे हैं कि मुसलमान को? 8 करोड़ उज्ज्वला की जो गैसें दी, कभी हमने कहा हम किसको दे रहे हैं? आयुष्मान भारत से यदि 50 करोड़ लोगों को वो मिला, कभी हमने नहीं कहा। इनकी सरकारों को हम स्पेशल ड्राइव इन जिलों के लिए चला रहे हैं, हम स्पेशल ड्राइव उन जिलों के लिए चला रहे हैं। इसलिए मैंने सर, आपके पास लोगों को घर भेजने के लिए बस नहीं थे, पर टीएमसी के लोगों को ज्वाइन कराने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट है। सिलेंडर इन बातों में दम होता, आप कहते आ जाओ भाई ओवैसी, तुम क्या बांट लोगे भाई? मगर आप क्यों कहते थे? नहीं, छोड़ दीजिए ना। अगर आप माइग्रेंट वर्कर्स को घर भेजने के लिए बस का पैसा नहीं था, पर टीएमसी के नेताओं को ज्वाइन कराने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेज देते हैं आप लोग। हिंदू मुसलमान को साइड रखिए, ये बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की जनता का इलेक्शन है, उनके भलाई के लिए जो है वो है ममता बनर्जी। आप उसके लिए बात करें, ममता बनर्जी तो आज भी रोड पे चल रही है सिलेंडर लेके, आपके नेता चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करनी। इनके नेता फरहाद हाकिम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, और ये चीज आज कह रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए। इनकी पार्टी मौलानाओं को वजीफा देती है। अगर आप ये बात कर रहे हैं सुधांशु जी, तो प्रभु राम के भारतवर्ष में पेट्रोल 100 रुपए है और रावण के लंका में पेट्रोल 60 रुपए है, उस पे बात कीजिए ना। हमने 80 करोड़ बात कीजिए फिर। अनाज दिया बगैर मदद के, और हमारा देश का GDP आज पाकिस्तान से नीचे क्यों है, उस पे बात कीजिए। बताइए ना क्यों ऐसा किया आपने? आप लोग का मुद्दा कुछ नहीं है सर, आपके पास सिर्फ मुद्दा है सर, मैंने तो मुद्दा बोल दिया ना। हमने कुछ भी बांटा बगैर मदद के, आपने जो भी बांटा मदद से बांटा। ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे 10 साल का काम का जो हमने जनगण के लिए किया है, और आप बात कीजिएगा 7 साल का जुमला और खोखले वादों का। ठीक है, उसी पे इलेक्शन सर, मैं इसी पर एक ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन मेरा वादा खोखला नहीं है। मैं ये वादा करती हूँ कि लौट कर आएंगे, और आंकड़े अभी और भी बाकी हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। ओपिनियन पोल में इस वक्त जो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल है एबीपी न्यूज़ और CNX का, ये तब किया गया है जब जो अचानक उठापटक राजनीतिक तौर पर हुई है वो नहीं हुई थी।